सामान्य सा परिचय है कि लगभग मेरा जो पढ़ाई-लिखाई जो है वो यूपी में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हुआ है यूजी, पीजी और पीएचडी वगैरह मेरा जो है हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से हुआ है और अध्यापन के रूप में मैंने कर्नाटक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बैंगलोर के क्राइस्ट यूनिवर्सिटी और अभी क्राइस्ट एकेडमी में मैं कार्यरत हूँ। अध्यापन कार्य वहाँ कर रहा हूँ। तो और लगभग उसके अलावा हिंदी के संदर्भ में कई किताबें और आर्टिकल वगैरह आते रहे हैं। तो फिर मैं बात शुरू करूँ फिर मैं? जी। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, खास तौर पे मैम सिंधु मैम का कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आमंत्रित किया। आपके कॉलेज को और हिंदी विभाग को भी मैं धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए कि एक ऐसे विषय पर बात करना खास तौर पे कभी-कभी विवादित बन जाता है, ऐसा विषय है। साहित्य के लोकतंत्र की बात करना। मेरा विषय जो है वो है साहित्य का लोकतांत्रिक पक्ष। इसमें 2 तरह की बातें मैं यहाँ करूँगा। एक तो पहली बात है कि हम बात करते हैं मैम कितना टाइम रहेगा मेरे पास? आप पूरा तो पढ़ सकते हैं। जितना आप अच्छा, बोलना चाहते हैं उतना तो बोल सकते हैं। अच्छा। ठीक है, ठीक है। तो पहली बात साहित्य जो होता है वो मानवतावाद को स्थापित करने के लिए लिखा जाता है। दुनिया भर के जितने भी लेखक हैं वो राइटिंग करते हैं, लेखन कार्य करते हैं तो वो एक तरह से उस मानवतावाद को स्थापित करने के लिए होता है। और एक मानवतावाद हमारे समझ में अगर हम इस बात को और गहराई से अगर समझे तो मानवतावाद को लेकर के लिखा गया जितना भी साहित्य है वो सभी एक तरह से एक साहित्य के लोकतांत्रिक पक्ष को दिखाता है। जितना भी मानवतावादी ढंग से लिखा गया वो चाहे कबीर रहे हो या चाहे वो प्रेमचंद रहे हो, कोई भी साहित्यकार अगर अपने समय का युग चेतस रहा हो और युग चेतस रहा है तो उसने मानवतावाद को स्थापित करने के लिए जब भी कोई साहित्य लिखा तो वो साहित्य का एक लोकतांत्रिक पक्ष रखने की बात ही किया। तो इस आधार पर मैं 2 बातें कहना चाहूंगा, साहित्य का लोकतंत्र और लोकतंत्र का साहित्य, दोनों बातें हैं हमारे सामने। हम ये जानते हैं कि साहित्य की जो सैद्धांतिकी होती है इसके संदर्भ में बहुत सारे लोगों ने अपने-अपने विचार दिए हैं। जैसे आचार्य शुक्ल भी कहते हैं साहित्य जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। जनसमूह के हृदय का विकास है। या प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है। तो हम इस बात को अगर ध्यान में रखें साहित्य की सैद्धांतिकी को, तो साहित्य कुछ न कुछ तो कर रहा है। साहित्य का काम कुछ है। साहित्य का काम मानवीय मूल्यों और मानवीय अनुभवों को जनता के सामने प्रस्तुत करना साहित्यकार का कर्तव्य है। तो एक साहित्यकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का भी प्रश्न आता है और जब इस व्यक्तिगत ईमानदारी का जब प्रश्न आता है तो मुक्तिबोध को याद किया कीजिए कि मुक्तिबोध ने जो है कला की ईमानदारी, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी का प्रश्न खड़ा किया था और उसी के तहत उन्होंने कला के क्षणों की भी बात की थी कि कला के 3 क्षणों से गुजरता हुआ जब कवि आगे बढ़ता है तो जो उसकी कविता या चाहे उसका साहित्य प्रकट होता है वो लगभग हम कह सकते हैं कि उस व्यक्तिगत ईमानदारी में ही मुक्तिबोध ने एक सृजनात्मकता को पहचाना है और उस सृजनात्मकता का अगर आधार मानवतावाद है तो वो निश्चय ही लोकतंत्र के करीब होगा। यहां पर कुछ बातें और भी मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि एक तो पहली बात यह है कि जब हम हिंदी और मलयालम साहित्य दोनों को ध्यान में रखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब हम पूरे भारतीय साहित्य या कह लीजिए पूरे वर्ल्ड साहित्य, विश्व साहित्य की जब बात करते हैं तो हमने ये शुरुआत में ही कहा कि सारे साहित्य का मेन उद्देश्य ये होता है मानवतावाद की बातें करना। जहां तक बात भारत में भारतीय भाषाओं की बात है, भारत में जितनी भी भारतीय भाषाएं मनोनीत है उन सभी भाषाओं का अपना एक समृद्ध इतिहास है, समृद्ध साहित्य है। अब बात अगर करें भारत की हिंदी या मलयालम की बात करें तो हिंदी को सभी लोग जानते हैं कि हिंदी का जो साहित्य है वो अत्यंत समृद्ध है। लगभग 1000 ईस्वी से हम कहते थे कि हिंदी का साहित्य हमारे सामने प्रकट हो जाता है व्यवस्थित रूप में।
लेकिन यह बात भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मलयालम का साहित्य भी उसी के लगभग लगभग पैदा होता है। और एक बात वहां पर सबसे खास देखने की योग्य, दोनों में सिमिलरिटी अब मैं दिखाना चाह सकता हूं, शायद कुछ विद्वजन इस बात को और गहराई से जानते होंगे, मेरा बहुत ज्यादा अनुभव नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये बात कहना चाह रहा हूं कि मलयालम साहित्य को उभारने का सबसे बड़ा काम, अधिक सबसे ज्यादा मलयालम की पत्रिकाओं ने किया है। जो पत्रकारिता जो मलयालम की हुई है, उसने न केवल भारत बल्कि मलयालम साहित्य को सामने रखा, तमाम कहानियां लिखी, तमाम ऐसी कहानियां निकल के आई। कमलेश्वर ने एक बड़ी अच्छी किताब संपादित की है केरल के साहित्य पर, केरल के कहानीकारों पर, वो पढ़ने के योग्य है। उसमें करीब 30 से ऊपर कहानियां हैं। कमलेश्वर ने जब ये अनेक कवियों का, अनेक लेखकों का, अनेक कहानीकारों का जब परिचय दिया है, तो उसमें उन्होंने पत्रकारिता के महत्व को बताया है। आप जानते होंगे कि मैं थोड़ा सा नाम भूल रहा हूं, कृष्ण पिल्लई करके नाम था, जो कि बहुत अच्छे पत्रकार थे। उन्होंने पहली बार मार्क्स की जीवनी को अपनी पत्रिका में स्थान दिया था और मार्क्स के बारे में उन्होंने बड़ी गहराई से वहां लिखा था। मलयालम के साहित्य ने पहली बार मोपासा और चेखव के बारे में पत्रकारिता के ही माध्यम से सीखा और समझा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पत्रकारिता ने एक तरफ मलयालम साहित्य को उभारा, तो दूसरी तरफ अनुवाद के द्वारा मलयालम साहित्य का विकास हुआ। और साथ ही साथ अनुवाद के स्तर पर जब हिंदी में, सॉरी, मलयालम में कहानियां और उपन्यास लिखे जाने लगे, उसका जो कथा वस्तु था ये विचारणीय है। मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि दुनिया में या भारत में सब लोग जानते हैं कि मलयालम का लिटरेचर अत्यंत प्रोग्रेसिव है, या केरला बहुत प्रोग्रेसिव जो है विचारों में माना गया है। साथ ही साथ साक्षरता के स्तर पे उसका विकास हुआ है। कई बातें हैं ऐसी, हम सभी भारतीय लोग इस बात को गहराई से जानते हैं। इसके गर्भ में हमको ये समझना होगा कि क्यों ऐसा, क्या कारण है कि ये सब चीजें ऐसी हुई हैं। हमको इन सब चीजों के बारे में इतिहास अगर हम पढ़ेंगे, मलयालम का अगर इतिहास, अगर उसके साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, तो हमको और भी गहराई से ये बात पता चलेगी कि जो प्रोग्रेसिव विचार थे वो धीरे धीरे कैसे भारत में प्रवेश किए हैं। हम जानते हैं व्यापार के माध्यम से केरला के तटों पर, अरब के तटों पर जिस तरह से व्यापार बढ़ा, उसी के दौरान भारत में मिशनरियों की स्थापना, अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, थोमा का भारत आना, और उसके अलावा भी तमाम विलियम कैरी जैसे लोगों ने ट्रांसलेशन के क्षेत्र में इतना गजब का काम किया, तमाम सामाजिक कुरीतियों पर उन्होंने उसका विरोध किया। ये सारे इतिहास के विषय, और ये सब केरल की धरती पर हुआ। धीरे धीरे इन सब का विकास और इसकी समझ, या कहिए लिटरेचर में भी धीरे धीरे आने लगी, साहित्य में भी। मैं इसके साथ साथ मैं हिंदी लिटरेचर की भी बात में करूंगा कि हिंदी का जो साहित्य है, हम सभी जानते हैं, शुक्ल जी की वो परिभाषा सबको ये याद है कि जनता की चित्रवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य होता है, या बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को जनसमूह के हृदय का विकास कहा है। तो जब जनता का साहित्य, जनता की बात बार बार जब की जा रही है, तब वहां पर लोकतंत्र की बात होगी। लोकतंत्र की परिभाषा क्या है? लोकतंत्र को हम जानते हैं, लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता के शासन के रूप में। ये तीनों बातें हम जानते हैं कि ये तीनों ही लोकतंत्र की गढ़ है, लोकतंत्र को परिभाषित करने वाले ये सब बिंदु है। लेकिन लोकतंत्र को समझना अगर है, तो अगर हम साहित्य की दृष्टि से देखें, हिंदी में जितने भी लिटरेचर लिखे गए हैं, उसका एक लोकतांत्रिक पक्ष रहा है। जब लोकतंत्र का साहित्य हम बात करेंगे, तो एक मामला और उठेगा, और इसी को, दोनों को मैं एक बार और संदर्भ में, हिंदी और मलयालम के दोनों के संदर्भ में बात को कहूंगा। जैसे आप देखिएगा कि हिंदी में भी कलावाद पर जोर दिया गया था। एक दौर था जिसमें कलावाद की बातें की गई थी, कलावादियों की चर्चा की गई थी, रूपवाद, कलावाद की बात। हमको यह भी भूलना नहीं चाहिए कि मलयालम साहित्य में भी कला और जीवन को लेकर के कुछ बहस चला था, बड़े लंबे समय तक। कला और जीवन के दोनों पक्षों के बारे में बातचीत चल रही थी। कहीं पर मैंने ये चीज पढ़ा था कि उसमें ये लिखा गया कि 2 रुपए हैं, तो उसमें 1 रुपया आप फूल के लिए लीजिए, 1 रुपया जो है रोटी के लिए लीजिए। ये कला और जीवन, इन दोनों का जो बहस चल रहा था, ये केवल मलयालम में नहीं था, बल्कि ये अपने हिंदी लिटरेचर में भी चल रहा था। मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि हिंदी में,
मानवतावादी साहित्य भी लिखा गया है और मानव विरोधी साहित्य भी लिखा गया है। अब ये बात हमारे सोचने में आ सकती है, हम ये बात सोच सकते हैं कि मानव विरोधी साहित्य क्या होता है? दुनिया के जितने भी साहित्य लिखे गए वो सब मानवतावादी हैं, लेकिन इसमें मानव विरोधी साहित्य कहां से प्रकट हो गया? कहने का अर्थ है जो मानवतावाद को स्थापित करते हुए साहित्य हैं, चाहे वो प्रेमचंद हो, निराला हो, मुक्तिबोध हो, धूमिल हो, नागार्जुन हो, जिन्होंने हर एक विषय को ध्यान में रख ऐसे किसानों पर, स्त्रियों पर, मजदूरों पर, विधवाओं पर, तमाम ऐसे विषयों पर लिखने वाले जो कवि थे, इन कवियों ने मानवतावाद को ध्यान में रखकर इन इन विषयों पर विरोध प्रदर्शन किया, विरोध किया ऐसी समाज की कुरीतियों को लेकर। तो वो उन्होंने एक तरह से लोकतांत्रिक पक्ष को उठाया। लेकिन कुछ ऐसे साहित्यकार थे जिन्होंने कलावादी मूल्यों को तो ध्यान में रखते हुए साहित्य में कुछ मानव विरोधी साहित्य भी लिखने की कोशिश की। और ये मानव विरोधी साहित्य ज्यादा से ज्यादा कला का पक्षधर है, वो मानव से ज्यादा सौंदर्य का पक्षधर है, वो ज्यादा से ज्यादा मानवीय सौंदर्य के बजाय वो रूपवादी समीक्षा के स्तर पर आता है निकल के। तो कहने का अर्थ यह है कि इन दोनों के बीच में एक विरोध था। बहुत समय पहले क्या प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना हुई थी 1936 में, प्रेमचंद ने, लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ था 1936 में प्रेमचंद की अध्यक्षता में। आपको यह बात याद होनी चाहिए कि मलयालम में भी, केरला में भी उसी के ठीक 2 साल के बाद 1938 में प्रगतिशील लेखक संघ का जो है वहां पर भी एक सभा हुई और जहां पर यह आह्वान किया गया कि वहां का भी लिटरेचर इसी रूप में प्रकट होना चाहिए। मेरा आपसे यही कहना है कि कोई भी साहित्य और उस साहित्य के बरक्स चलने वाला जो साहित्य विचारधारा है, वो लगभग हर साहित्य में धीरे धीरे उसी रूप में ही चला है। लेकिन हमको इस बात को ध्यान में रखना है कि युग चेतस कौन रहा है। अपने समय का साहित्य जो अगर युग चेतस रहा है, अपने समय की चेतना को जब अपने साहित्य में लेखक ने प्रकट किया है, वो निश्चय ही कालजयी रचना बनी है। आप अगर भारतीय लोकतंत्र की स्थिति को अगर देखना चाहते हैं तो आपको हरिशंकर परसाई को पढ़ना चाहिए। हरिशंकर परसाई ने बड़ी गजब गजब के व्यंग्यात्मक निबंध लिखे हैं या कहानियां ऐसी ऐसी लिखी हैं, विकलांग श्रद्धा का दौर, या भूत के पांव उल्टे, या कह लीजिए सदाचार का ताबीज, या कह लीजिए जो है कह सकते हैं बारात की वापसी, माता दीन चांद पर, ऐसी जो है इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर। तो इस तरह की जो रचनाएं लिखी गई हैं, आप उस भारतीय लोकतंत्र को समझ सकते हैं। बारात से वापस लौटते जो दोस्त मित्र हैं, जिस बस में बैठ करके वो बात कर रहे हैं कि अब न तब हमारी जान तो चली जाएगी, वो बस इतनी खटारा है, इतनी कमजोर है कि कभी ना कभी वो खाई में गिर सकती है, कभी ना कभी पंचर होकर के गिर सकती है, टूट सकती है। दरअसल वह बस कोई और बस नहीं, हरिशंकर परसाई ने कहा कि वो बस एक तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन रोड पे कर रहा है या असहयोग आंदोलन कर रहा है। वह बस भारतीय लोकतंत्र का एक प्रतीक है जो पूरी तरह से चरमराया हुआ है। लेकिन किसी न किसी रूप में जब हम उस भारतीय लोकतंत्र को एडाप्ट कर चुके हैं, तो हम ही जैसे सुविधा भोगी लोग भारतीय लोकतंत्र की उस खूबी को, उसकी जो है उपयोगिता को नहीं समझ पा रहे हैं। हमको इस बात को समझना होगा कि भारतीय लोकतंत्र की अहमियत क्या है। हम साहित्य में साहित्य अगर आप एक संवेदनशील व्यक्ति होकर के अगर मान लीजिए कि आप लिटरेचर में लोकतांत्रिक चीजों को अगर ध्यान से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है कि आप तमाम ऐसे विरोध देखते हैं, तमाम तरह के विमर्श हिंदी में जो आए हुए हैं, उसमें दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, अल्पसंख्यक विमर्श है, किसान विमर्श है, बाल विमर्श है, कई ऐसे ऐसे विमर्श चल रहे हैं। वो क्या है? एक तरह से एकल या आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, लोकतांत्रिक समाज में उनकी भी इस भागीदारी को स्पष्ट करने के लिए जो कि समाज में सदैव से उपेक्षित रहे, जिनकी कोई अहमियत नहीं थी, उनको साहित्य में लाने की कोशिश की गई है। यह साहित्य का लोकतंत्र है। हम आपको इस बात के लिए पहली बात समझने की आवश्यकता है कि जो भारत का जो लोकतंत्र है वो बेहद खूबसूरत है। इस लोकतंत्र को समझने में हमको
हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, या चाहे हमारे जितने भी देश के फ्रीडम फाइटर रहे हैं, इन्होंने इस भारतीय लोकतंत्र को बनाए रखने में अपनी जान दी। हम जानते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े मेहनत किए इस लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए। लेकिन आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, इस लोकतंत्र के साथ मजाक बना करके रखे हुए हैं। इस भारतीय लोकतंत्र को हम यूं ही एक नारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। मैं एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहूंगा भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में। किशन पटनायक का एक जो है ये कहना है कि लोकतंत्र एक पहेली है, विशेषकर भारत के लिए। आजादी व लोकतंत्र को आधी से अधिक सदी गुजर जाने के बाद भी करोड़ों मनुष्य कंगाली और फटेहाली में जीते हैं। यह है भारतीय लोकतंत्र को परिभाषित करने की नई परिभाषा। एक तरह से यह एक नया जो कह लीजिए, तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि साहित्य का जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को समझने के लिए आप तमाम तरह की जो कहानियां, उपन्यास, नाटक या जीवनियां लिखी गई हैं, आत्मकथाएं लिखी गई हैं, तमाम तरह की विधाएं जो भी हमारे लिटरेचर में है, हम अगर उसे पढ़ेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा लोकतांत्रिक भी बन सकते। देखिए, लोकतांत्रिक एक विचारधारा भी है। इस विचारधारा का प्रभाव हमारे रहन सहन, हमारी बोलचाल, हमारे जीवन शैली में भी पड़ता है, क्योंकि इसका एक पक्ष मानवतावाद को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर हम जितना ही मानवतावादी, जितना ही हम्बल होंगे, जितना ही हम नम्र बनेंगे, साहित्य हमें इसी रूप में दिखाया गया है। क्रांतियां करना अच्छी बात है, विरोध करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहला है कि एक साहित्य हमें मानव बनना सिखाता है, इंसान पैदा करना इंसानियत सिखाता है। मैं यहां बेंगलोर के कई कॉलेजों में पढ़ाता हूं। यहां पे बीबीए, बीकॉम, बीसीए, बीबीए के तमाम ऐसे विद्यार्थी जो है हिंदी पढ़ते हैं। मैं ये सोचता हूं, कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या ये इनके लिए ये लिटरेचर है कि नहीं, क्योंकि इनका तो मेन विषय जो है कंप्यूटर है, इनका मेन विषय तो बिजनेस है, इनका मेन विषय व्यापार करना है। अब इस व्यापारी जीवन में या एक कंप्यूटर इंजीनियर की दुनिया में लिटरेचर कितना बड़ा काम करेगा? काम ये करेगा कि उस लिटरेचर का जो प्रभाव है, उस मानवतावादी प्रभाव जो है, वो उनके जीवन में ताउम्र बना रहेगा, उन कविताओं, कहानियों के द्वारा, उन व्यंग्यों के द्वारा, ताकि जब वो कभी भी किसी भी अपने फील्ड में होंगे, कम से कम मैं ये कह रहा हूं कि 100% नहीं तो कम से कम 60%, 70% ईमानदारी अपने प्रोफेशन के प्रति कर सकते हैं, मेरा ये कहना है। तो लिटरेचर का काम जो है यही है। लिटरेचर का काम कोई और कुछ नहीं करना है। लिटरेचर का काम है हमें ज्यादा से ज्यादा वो मानवीय बनाता है। मुक्तिबोध ने भी इस बात को बड़ी गहराई से समझा था। यही कारण है कि उन्होंने कहा था कि तोड़ना, अभिव्यक्ति के खतरे उठाने होंगे, तोड़ना होगा गढ़ और मठ सभी। मुक्तिबोध की जो ये लाइनें हैं, या चाहे धूमिल ने लोकतंत्र के संदर्भ में जो भी कविताएं कही हैं, मेरे यहां लोकतंत्र एक ऐसा तमाशा जिसकी जान मदारी की भाषा है, या चाहे वो कह रहे हैं कि मेरे यहां लोकतंत्र दो जोड़ी जूता है, या चाहे वो ये कह रहे हैं कि एक रोटी खाता है, एक रोटी बेलता है, एक रोटी खाता है, और तीसरा है जो रोटी के साथ खेल रहा है। हमें समझना होगा। देखिए, धूमिल ने एक अकाल दर्शन कविता भी लिखी है। उन्होंने कहा है कि मैं इस यहां के न मौसम बदल रहा है, मैं यहां के तमाम ऐसे मौसमों को देख रहा हूं, न भूख मिट रही है, न मौसम बदल रहा है। लगातार चुनाव पे चुनाव होते जा रहे हैं, लगातार जो है योजनाओं पे योजनाएं बनती जा रही हैं, लगातार हर कार्य बड़ी आसानी से होता जा रहा है, लेकिन न देश की भूखमरी खत्म हो रही है, न देश में जातिवाद समाप्त हो रहा है, न देश में किसी तरह की मतलब मेरा आपसे ये कहना है कि हमें साहित्य के उस लोकतांत्रिक पक्ष को बचाए रखना है। साहित्य का लोकतांत्रिक पक्ष, जैसे कि मुंशी प्रेमचंद ने भी कहा कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मसाल है। अगर वो मसाल बुझ गई तो मानवतावाद समाप्त हो जाएगा। अगर वो मसाल बुझ गई तो हमारे समाज से वो लोकतांत्रिक पक्ष मिट जाएगा। तो हमें उस मसाल को बचाए रखना है, उस मसाल को जलाए रखना है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उन रास्तों पर आसानी से चल पाए, उन रास्तों पर आसानी से वो गुजर पाए। अन्यथा जैसे हम तमाम इतिहास की किताबों में भारतीय लोकतंत्र को पढ़ते हैं, वैसे ही हम रट्टा मार के पढ़ेंगे, कभी किसी दौर में हमारी आने वाली पीढ़ियां पढ़ेंगी कि भारत कभी एक लोकतांत्रिक देश था। नहीं,
हमारा देश लोकतांत्रिक है और रहेगा, क्योंकि यहां इस देश की खूबसूरती है इतनी बड़ी, इस देश की विविधता इतनी खूबसूरत है, इस देश में विविधता के कारण ही लोग कोस कोस पे पानी बदले, कोस कोस पे बोली, मतलब भाषा, पानी, सब कुछ कोस कोस पे बदल रहा है। अलग अलग भाषा, संस्कृति, अलग अलग पहनावा, खान पान, त्योहार, तमाम तरह की चीजों को लोग मनाने वाले लोग इस देश में रहते हैं। और इतनी सारी विभिन्नता के बावजूद हम एकता की बात करते हैं, हम सभी एक हैं। क्लासरूम में पढ़ाते वक्त भी बहुत सारे विद्यार्थी जो है अलग अलग स्टेट के हैं, अलग अलग जाति के हैं, अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग जो है उनका संस्कार है, अलग अलग त्योहार है, सब कुछ है, लेकिन बावजूद एक क्लास के अंदर वो सभी भारतीय हैं। तो हमें इस स्तर पे अपने साहित्य को समझने की जरूरत है। साहित्य का लोकतंत्र भारतीयता को अच्छे से परिभाषित करता है। हम सभी भारतीय हैं। जैसे राही मासूम राजा ने बड़ी अच्छी बात कही थी। राही मासूम राजा ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जब उनसे कहा गया, उन्होंने किसी उपन्यास में यह बात लिखा था कि हम सभी लोग जैसे कहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई। कहने का अर्थ है कि अगर हम अपने घर में भी हमारे 3-4 भाई होते हैं, हम रोज रोज उनको कहते हैं क्या कि ये हमारे भाई हैं? नहीं कहते हैं, क्योंकि वो फील है, वो करते हैं कि ये हमारे भाई हैं। तो इसलिए हमें बार बार ये कहने की क्या आवश्यकता है? यही हमारी एक यूनिटी है, यही हमारी एक एकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने लिटरेचर को, भारतीय या कहिए साहित्य को और गहराई से समझने की जरूरत है। वो हिंदी साहित्य हो, मलयालम का साहित्य हो, ये सभी साहित्य एक तरह से एक ही उद्देश्य को ध्यान में रख करके अपनी बातें कह रहे हैं। आज भी तमाम हिंदी के कवि, लेखक, आलोचक हैं जो अपनी बातें इस साहित्य के माध्यम से प्रकट कर रहे हैं। मैं अपनी बात ये कह के विराम करना चाहूंगा कि देखिए, हिंदी में बहुत सी विचारधाराएं चली हैं। एक दौर था कि जब भारतेंदु युग था, द्विवेदी युग था, छायावाद का दौर चला, और जो है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता का दौर चला। फिर उसमें किस्म किस्म की कविता, तमाम जो है सठोत्तरी कविताएं, समकालीन कविताओं का दौर चला। आप देखिए, विचारधारा का प्रभाव हमारे लिटरेचर पर, साहित्य लिखा गया तब विचारधारा, तब वो जो है युग बना है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। साहित्य लिखा गया तब जाके, बच्चन जी ने मधुशाला लिखी, बाद में उसका ये नाम दिया गया कि ये हलाबाद है। जयशंकर प्रसाद ने लिखा या चाहे और कवियों ने लिखा, तब उसका नाम छायावाद पड़ा। ये जो वाद विचारधाराएं हैं, ये बाद की चीजें, ये साहित्य सबसे पहले है। तो हमको अपने उस साहित्य की विरासत, उस साहित्य के पुरखों की, उस साहित्य को गहराई से समझने की जरूरत है। न साहित्य, बदलता साहित्य चाहे कितना भी बढ़ता रहे, चाहे कुछ भी करता रहे, उसका वो लोकतांत्रिक धर्म बना रहेगा, वो सदैव तक बना रहेगा। उसमें लगातार आज भी बहुत से ऐसे लेखक हैं, बहुत सारे युवा लेखक हैं जो लगातार नई नई कविताएं, नई नई कहानियां लिख रहे हैं। समाज का जो आईना वो सामने रख रहे हैं, वो निश्चय ही वो समाज उनके सामने, उस समाज में जो गलत हो रहा है, मानव विरोधी है, उस मानव विरोधी के खिलाफ होकर के मानवतावाद को स्थापित करने के लिए इस तरह का साहित्य लिख रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का सुनने के लिए। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी।